हेलो एवरीवन। आज के इस पॉलिटी के वीडियो में हम अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में या जैसी जैसी ज़रूरतें पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने संविधान को अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट को हम हिंदी में संशोधन भी बोलते हैं। तो हम अपने संविधान में ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले अमेंडमेंट जो बिल है, अमेंडमेंट बिल, वो हमें कहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा अमेंडमेंट बिल है, हमारे संविधान का जो संशोधन बिल जिसे हम बोल सकते हैं, वो हम राज्यसभा में इनिशिएट कर सकते हैं, लोकसभा में भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज हैं, तो उन दोनों हाउसेज में हम अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट कर सकते हैं। आपके लिए अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है जिसमें अगर लिखा होता है कि क्या हम अमेंडमेंट बिल को सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट कर सकते हैं ओनली, देन वो जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। या सिर्फ हम राज्यसभा में इनिशिएट कर सकते हैं या ओनली राज्यसभा, तो वो हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। बिकॉज जो हमारा अमेंडमेंट बिल है वो हम राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा दोनों में इनिशिएट कर सकते हैं। क्या हम इसे स्टेट लेजिस्लेचर में भी इनिशिएट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हम इसे स्टेट लेजिस्लेचर में इनिशिएट नहीं कर सकते, या स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट नहीं ला सकता है। ये सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेज ही ला सकते हैं। उसके बाद क्या प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए हमें अमेंडमेंट बिल? मतलब जैसे अप्रूवल तो बाद में देते ही हैं, एसेंट बाद में मिलता ही है, इसके रिगार्डिंग हम फैक्ट्स देखेंगे। लेकिन क्या प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है अमेंडमेंट को लेकर, या प्रेसिडेंट जो है अमेंडमेंट ला सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू भी प्रेसिडेंट हमारे संविधान को अमेंड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। जो ये अमेंडमेंट बिल है, इट कैन बी प्रेजेंटेड बाय प्राइवेट मेंबर ऑल्सो। तो ये जो अमेंडमेंट बिल है, क्या इसे प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं? तो इसका आंसर है येस। जो अमेंडमेंट बिल है वो प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट मेंबर कौन हुए? तो प्राइवेट मेंबर हमारे वो मेंबर होते हैं जो कि मिनिस्टर्स नहीं होते। तो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। तो वो भी बिल को इनिशिएट कर सकते हैं, अमेंडमेंट बिल ला सकते हैं। क्या इसमें प्रेसिडेंट, द सेम थिंग जो यहाँ पूछा था, क्या इसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट होता है? मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही अमेंडमेंट ला सकते हैं, मतलब अमेंडमेंट बिल को हम प्रेजेंट कर सकते हैं हाउस में या जो भी लोकसभा राज्यसभा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। हमें इसमें प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। क्या अमेंडमेंट में जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है? द आंसर इज़ नो। कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। अगर हमारे अमेंडमेंट बिल में लोकसभा राज्यसभा में कुछ वोटिंग इशू होता है, या मतलब दोनों जो पैरामीटर्स हैं उस पर एग्री नहीं कर पाते हैं, तो जॉइंट सिटिंग वाला प्रोविज़न हमारा अमेंडमेंट को लेकर नहीं है। ऑर्डिनेंस कैन बी यूज टू मेक अमेंडमेंट्स। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 123। तो इस आर्टिकल यूज़ करके हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, और उस पार कोई भी इम्पोर्टेंट लॉ अगर उन्हें लाना होता है तो उसे लाते हैं। तो क्या ऑर्डिनेंस से वो हमारे संविधान को अमेंड भी कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को यूज़ करके जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा अमेंडमेंट बिल आया, तो क्या हम अमेंडमेंट बिल को, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, तो क्या हम उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? द आंसर इज़ येस, इट कैन बी चैलेंज्ड इन बोथ हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही है। अगर कोई अमेंडमेंट बिल है, तो हमने अभी देखा कि जब अमेंडमेंट बिल है उसको जब लाते हैं हम हमारे हाउसेज में, तो लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। अब जब ये बिल जो है ये लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया, वहाँ से पास हो गया, तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट को इसमें एसेंट देना ही है, और उसे वो विदहोल्ड और रिटर्न नहीं कर सकता है इन एनी केस। और ये जो है हमारे 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से आया। तो इसमें हमने क्या देखा है कि प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन तो हमें नहीं चाहिए, मतलब हमें अमेंडमेंट बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो बिल एक हाउस में अगर आ जाता है तो दूसरे हाउस में जाता है, और फिर वहाँ से जब पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को इसे एसेंट देना ही पड़ेगा। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इस अमेंडमेंट बिल को एसेंट देंगे, उसे वो विदहोल्ड भी नहीं कर सकते हैं और उस बिल को वो रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। एंड दिस वॉज एडेड बाय 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971।
अब हम देखेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में जो दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 368 एज वेल एज अदर आर्टिकल्स। अदर आर्टिकल्स में हमारे जाएंगे सिंपल मेजॉरिटी, और जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर हमारे स्पेशल मेजॉरिटी, और वो भी हम देखेंगे दो टाइप्स की हमारे पास स्पेशल मेजॉरिटी होती है, टू टाइप्स की स्पेशल मेजॉरिटी। वन इज ओनली स्पेशल मेजॉरिटी एंड द अदर वन इज स्पेशल मेजॉरिटी एज वेल एज 50% ऑफ स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी, मीन्स स्पेशल मेजॉरिटी एज वेल एज द रैटिफिकेशन ऑफ द 50% ऑफ द स्टेट्स। अब ये जो मेजॉरिटी वाला है कि स्पेशल मेजॉरिटी में कितना परसेंट या 50% का बोल सकते हैं बिल का अप्रूवल चाहिए, ये सब चीज़ हम डिफरेंट वीडियो में देखेंगे जब हम मेजॉरिटीज़, टाइप ऑफ मेजॉरिटी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 368 है उसके अंदर जो उसके अंदर हमारे दो टाइप के स्पेशल मेजॉरिटी आते हैं, एक ओनली स्पेशल मेजॉरिटी एज वेल एज स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब यहाँ पे जो स्पेशल मेजॉरिटी है इसको हम लास्ट में एक बार डिस्कस भी कर लेंगे क्या इसके अंदर कंडीशन है। उसमें अगर हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर नॉर्मली आप इनको अमेंड करते हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी से होता है अमेंडमेंट, लेकिन अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर को टच कर रहे हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कंट्री है, उसमें अगर फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल शेड्यूल 4 एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, तो यहाँ पे हम स्टेट्स को भी चेंज कर रहे हैं या हमारे फेडरल स्ट्रक्चर तक टच कर रहा है, तो उसमें हम 50% स्टेट्स का अप्रूवल लेते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी। उसके बाद शेड्यूल 7 अगेन 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। तो अगेन यहाँ पे ये स्टेट्स का अप्रूवल ज़रूरत है क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को टच कर रहा है, हमारे यूनियन एज वेल एज सेंटर को अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर से स्पेशल मेजॉरिटी विद 50% ऑफ स्टेट्स। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जिसमें सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें अगेन हम फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर को टच कर रहे हैं। इवन GST, तो जो भी चीज़ें हैं जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर को वो टच करता है, अफेक्ट करता है, इन दैट केस विल गो विद दिस मेजॉरिटी, दिस टाइप ऑफ मेजॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद हम देखें तो बचा सिंपल मेजॉरिटी। अगर आप सिंपल मेजॉरिटी को याद कर लेते हैं और इस फेडरल स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हैं तो इन दोनों के अलावा जो भी बचेगा वो हमारा ओनली स्पेशल मेजॉरिटी पे जाएगा। तो आप इन्हें याद करें तो बेटर रहेगा, और डिफरेंट आप फेडरल स्ट्रक्चर को दिमाग में रखें तो आपके लिए सही रहेगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें कवर कर ले हैं तो रिमेनिंग जो भी है वो आपका स्पेशल मेजॉरिटी पे जाएगा। तो एक बार हम लोग सिंपल मेजॉरिटी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि ये सारे जो भी प्रोविजंस हैं, या शेड्यूल 2, शेड्यूल 5 and 6, add a state, alter the boundaries, create or abolish the state legislative council, rules of procedure in parliament, quorum in parliament, salaries of MPs, use of official language, increase the powers of सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं ये सभी को हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट नहीं है। अब एक बार हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी जो भी देख रहे थे उसको एक बार देखते हैं क्या है। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है इसमें होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये एक हाउस में 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस सपोर्टेड बाय 50% मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जिसे हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है स्पेशल मेजॉरिटी के लिए, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट और सपोर्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब इसी में जब हम 50% ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी ऐड करते हैं तो वो एक अलग टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी हो जाती है अंडर आर्टिकल 368। सो अंडर आर्टिकल 368 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। अब इसमें हमने जो भी है अमेंडमेंट से रिलेटेड देख लिया है, तो अब हम PYQ को डिस्कस कर लेते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है 44th अमेंडमेंट नहीं था, ये है 39th अमेंडमेंट। तो ऐसे आपको याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट में क्या चीज़ आई थी। तो ये 39th अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें ये चेंज लाया गया था, इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, लेकिन बाद में इसे कर्टेल कर दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो ये हमारा NJAC है, सबको पता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2 ओनली।
एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग बिल इन लोकसभा ओनली। अभी देखा हमने कि जो अमेंडमेंट बिल है वो आप लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। इफ़ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो अमेंडमेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज ला रहा है, देन द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर टू बी रैटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये चीज़ हमने देखी थी कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो उसमें हमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका रैटिफिकेशन चाहिए, तो स्टेटमेंट सही होना चाहिए। बट द स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे आप हिडन वर्ड देखिए ऑल लिखा है, ऑल द स्टेट्स नहीं चाहिए, हमें 50% ऑफ द स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉट टू। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक दिस वीडियो, एंड हम ऐसे ही शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो के साथ आते रहेंगे। सो थैंक यू।